हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, issue of debentures for consideration other than cash, various cases of issue from the point of view of redemption. Next concept, issue of debentures as collateral security. छोटा सा 10 minutes का concept. Issue of debentures as collateral security. What do you mean by collateral security? Collateral security is the security given over and above the primary or the principal security. सुनने पे ध्यान देंगे। मैंने बैंक से लोन बोरो करा 10 लाख रुपए का, मैंने बैंक से लोन बोरो करा 10 लाख रुपए का। जर्नल एंट्री होती है बैंक टू बैंक लोन। बैंक वालों ने बोला सिक्योरिटी लगेगी, सिक्योरिटी में मैंने एक पीस ऑफ लैंड दिया, लैंड की वैल्यू थी 10 लाख, लैंड की वैल्यू थी 10 लाख। तो बैंक ने बोला देखो 10 लाख की आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है, तो 10 लाख का तो लोन नहीं देंगे हम इस पे, या तो आपका लोन कम करेंगे हम, या फिर आप हमें कोई एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। ऐसा क्यों? अरे 10 लाख की लैंड है, फ्लक्चुएट भी तो कर सकती है, वैल्यू गिर भी तो सकती है, और एकदम से उनको बेचना पड़े तो कम में बेचना पड़ सकता है। तो कभी भी जितनी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है उस पर 100% लोन नहीं देते। आरबीआई का रूल तो 65% है, 65% से ज्यादा का नहीं दे सकते, बट वो हमें रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। पॉइंट इज कि द बैंक में आस्क फॉर एडिशनल सिक्योरिटी। प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी की कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है हमें। क्या कॉन्सेप्ट है? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल। तो जो आपने प्रिंसिपल सिक्योरिटी दी है, विच में भी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी, स्टॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। कॉन्सेप्ट डिस्कस ही कौन सा हो रहा है? कोलैटरल। कोलैटरल है कि उसके अलावा बैंक ने बोला कि हमें एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, हमने एडिशनल सिक्योरिटी, हमने 5 लाख के डिबेंचर्स भी दे दिए। अब वो जो डिबेंचर्स आपने एज कोलैटरल सिक्योरिटी दिए हैं, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस हो रही है। अब ध्यान से सुनेंगे। मीनिंग ऑफ कोलैटरल क्लियर है? कोलैटरल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इशूड ओवर एंड अबव द प्राइमरी सिक्योरिटी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, जो आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, उसका एक्चुअल ओनर है कौन अभी? आप, या अगर बैंक से लोन लिए तो बैंक हो गया, बैंक हो गया। डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी का ओनर कौन है अभी? बैंक या आप? आपने बोला बैंक, आपने बोला पता नहीं, बैंक, बैंक जिसके डिबेंचर्स हैं, कंपनी। बैंक कभी नहीं हुआ। मैंने बैंक से लोन बोरो किया, फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, अभी आपका आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, तो उनका पीस ऑफ लैंड दिया था उनको एज अ सिक्योरिटी, मॉर्गेज गिरवी रखा। वो लैंड का ओनर कौन है? बैंक या मैं? हाँ, तो जमीन है तो हम, और डिवेंचर्स है तो बैंक हो गया उसका ओनर। सर वो इशूड है ना वर्ड? हाँ, इशू हो रहे हैं, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, बस एज अ सिक्योरिटी रखे हैं, एज अ सिक्योरिटी रखे हैं। क्या बैंक का उस पर अभी कोई राइट है? नहीं है। उसका राइट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं वो? एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट, एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट। तो ध्यान से सुनेंगे। आपने डिवेंचर्स इशू तो कर दिए, राइटफुल ओनर आप ही हो, बैंक नहीं है। बैंक can use the collateral security only at the time of default, only at the time of default. Number one, that too when the principal or the primary security is insufficient to cover the outstanding loan amount. तो पहले बैंक यूज करेंगे प्राइमरी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी, पहले बैंक यूज करेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी। इफ द प्राइमरी सिक्योरिटी इज इनसफिशिएंट, if the primary security is insufficient to cover the outstanding loan amount, only in that case, only in that case the bank has the right to sell off the debentures given as collateral security in the market. तब वो उसका राइटफुल ओनर बनेगा। क्लियर है? और अगर मैंने डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करे हैं, डिबेंचर्स कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, debentures carry a fixed rate of interest. Am I liable to pay interest on debentures issued as collateral security to the bank? Question clear है? Is the company liable to pay interest on the debentures issued as collateral security?
नालायक। डिबेंचर्स अभी सिर्फ गिरवी रखे हैं, उस पर किस बात का इंटरेस्ट? मैं बैंक से लोन लूं, मैं उस पर इंटरेस्ट दूं, फिर मैं उनको डिबेंचर्स दूं एज सिक्योरिटी, मैं उस पर भी इंटरेस्ट दूं उनको। अरे कैसी बात कर दी? डिबेंचर्स आपके ही हैं, अभी उनके हुए ही नहीं है। जब आप डिफॉल्ट करोगे तब उनके हो जाएंगे वो, उसके बाद उनका ओनरशिप राइट होगा। डिबेंचर्स पे क्यों इंटरेस्ट? आपने डिबेंचर्स इशू करे पैसा रेज करने के लिए, या सिर्फ एज अ सिक्योरिटी रखवाए हैं? अभी सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे रखवाए गए हैं, कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा उस पर। कोई डाउट? क्लियर है ना? कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, इतना सा ही है कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो मीनिंग क्लियर है? when the debentures are issued over and above, when the debentures are issued as a security over and above the primary and principal security, they can be used only at the time of default, that too when the primary or the principal security is insufficient to cover the outstanding loan amount. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो मेथड होते हैं इसको दिखाने के। एक, when a separate account is opened for issuing debentures as collateral security. एक, when a separate account is not opened. कह रहे मतलब, कह रहे कोई अलग से एंट्री की जरूरत नहीं है, बस आप लोन लेने की एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ, बैंक टू बैंक लोन तो आएगा ही आएगा। नो एडिशनल एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर्स, नो एडिशनल एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब जो हम लोन्स लेते हैं बैंक लोन, वो कहाँ शो करते हैं? क्योंकि अभी आपने कंपनीज की बैलेंस शीट करी नहीं है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरी बुक का पार्ट है। बैंक लोन्स कहाँ शो करते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका बैंक लोन था 10 लाख, तो हेडिंग हो गई, मतलब हेड साइड होती है जैसे लाइबिलिटीज और एसेट्स होते थे ना नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप में, इसमें होते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। साइड कौन सी हो गई? वैसे तो वर्टिकल है, बट हेडिंग क्या हो जाती है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इक्विटी तो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स, उसके अंदर आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बट सर हमने जो सिक्योरिटी दे रखी है उसका क्या? आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे बैंक लोन 10 लाख, बस ब्रैकेट्स में लिख देंगे the loan has been secured by issuing these many debentures as collateral security। क्योंकि कोई अकाउंटिंग, कोई जर्नल एंट्री तो पास हुई नहीं, तो उसका कोई अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, बट डिस्क्लोजर तो करना पड़ेगा। तो डिस्क्लोजर कैसे होगा? बस बैंक लोन जहां पे दिखा रहे हैं, कहां पे दिखा रहे हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन दिखा रहे हैं, बैंक लोन के नीचे ब्रैकेट्स में लिख देंगे सिक्योर्ड। प्राइमरी सिक्योरिटी के बारे में कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। कोलैटरल secured by issuing these many debentures as collateral security। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कोलैटरल सिक्योरिटी की ट्रीटमेंट पे। अभी तक कोई डाउट? डिबेंचर्स को हाँ, तो hence the second method। ये तो फर्स्ट मेथड है ना। फर्स्ट मेथड में क्या है? when debentures are not shown separately, when a separate entry is not passed for issuing debentures as collateral security। तो बस क्या हो रहा है? लोन दिखा देंगे। कैसे? ध्यान से देखना, ऑप्शन 1 है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बना नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में सारे आइटम्स दिखाए जाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में आप सिर्फ बैंक लोन दिखा रहे हैं, जितने का भी आपका बैंक लोन है, जो आपने कोलैटरल सिक्योरिटी दी है वो बस इतना सा डिस्क्लोजर ब्रैकेट्स में, द लोन हैज बीन सिक्योर्ड बाय दीज मेनी डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो सर इसमें तो फ्लॉ है, इसमें तो फ्लॉ है। क्यों फ्लॉ है बेटा? सर जो हमने डिबेंचर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है कि इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकते, तो डिबेंचर्स पे भी तो कोई लिमिट होती होगी। ऐसे थोड़ी ना जितने मर्जी डिबेंचर्स इशू कर देंगे, तो मैं डिबेंचर्स इशू करता रह जाऊंगा और जब तक दे पाए तब तक दे पाए।
डिबेंचर्स कितने इशू कर सकते हो उस पर भी लिमिट होती है। तो अगर मेरे पास ऑथराइजेशन थी कि मैं 20 लाख रुपए ही डिबेंचर्स इशू करके रेज कर सकता हूं, और अगर मैंने 5 लाख के डिबेंचर्स या 6 लाख के डिबेंचर्स बैंक को दे दिए, उतने डिबेंचर्स अब मैं मार्केट में इशू नहीं कर सकता, उतने डिबेंचर्स मैं अब मार्केट में इशू नहीं कर सकता। तो सेकंड मेथड कहता है शो डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मजेदार पॉइंट ही वही है। व्हेन डिबेंचर्स आर शोन सेपरेटली द डिबेंचर्स व्हिच हैव बीन इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, उसकी, अब सर एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि जो हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं वो हमारी लायबिलिटी अभी है नहीं, उसका ओनर अभी बैंक है नहीं, वो तो हमारे ही है अभी, बस अभी तो एज अ सिक्योरिटी दे रखे हैं, तो मैं कैसे मान लूं उसको लायबिलिटी? डिबेंचर्स दिखाना मतलब अपनी लायबिलिटी मानना। क्या वो मेरी लायबिलिटी है? मेरी लायबिलिटी तो सिर्फ लोन है ना, 5 लाख का लोन है। अगर मैंने 6 लाख के डिबेंचर्स क्यों दिए, 6 लाख, दैट इज इमटेरियल। मैंने 6 लाख के डिबेंचर्स यहाँ 60 लाख के डिबेंचर्स दे दिए, कह रहे आप उसको लायबिलिटी मानने के लिए बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए, डिस्क्लोजर पर्पस के लिए। तो जर्नल एंट्री क्या पास होती है? डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर इशू करे तो डिबेंचर्स क्रेडिट हो गए, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, बट क्या कोई एक्चुअल लायबिलिटी है? यू आर नॉट लायबल टू पे मनी अगेंस्ट डिबेंचर्स एज ऑफ नाउ। तो उसको डिस्क्लोजर से हमने एंट्री पास कर दी, क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी, बट क्योंकि अभी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है तो आपने एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करा डिबेंचर सस्पेंस के नाम से, डिबेंचर सस्पेंस के नाम से वो लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए एक फिक्टिशियस एसेट क्रिएट कर दिया। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एक फिक्टिशियस एसेट होता है, एक फिक्टिशियस एसेट होता है, एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करा जा रहा है लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है उसका इंपैक्ट नलिफाई करने के लिए, लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है उसका इंपैक्ट नलिफाई करने के लिए एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया गया। एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, एक ही एंट्री है, जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बैंक टू बैंक लोन तो लोन बोरो करने की एंट्री है, बट वो पहली एंट्री वही है, उसी के बेसिस पे वो लोन यहाँ पे आया। फॉर इशूइंग डिबेंचर्स, डिबेंचर सस्पेंस टू X% डिबेंचर्स। क्लियर है? अब ध्यान से देखना डिस्क्लोजर कि सर जर्नल एंट्री तो ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस टू X% डिबेंचर्स, डिबेंचर सस्पेंस जो डेबिट हो रहा है उसका पर्पस क्या है? इट इज अ fictitious asset, it is a fictitious asset। अब ध्यान से देखना कि जो मैं डिबेंचर शो कर रहा हूं अलग क्या हो जाएगा, अलग क्या हो जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे ऊपर, फिर उसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज, फिर उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक हेड होता है, फिर वो नोट नंबर में शो किया जाता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या कंटेन करते हैं, मतलब आइटम्स क्या क्या हैं, तो वो कहाँ शो करते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। ये बैलेंस शीट का पार्ट है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। कंपनीज की बैलेंस शीट में कोई भी आइटम नहीं आता फेस पे, ये फेस ऑफ द बैलेंस शीट है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट, ये फेस है, मेजर हेड्स और सब हेड्स आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या, ध्यान से देखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका बैंक लोन, सबसे पहले क्या आएगा आपका? बैंक लोन जितने का भी है, फिर X% डिबेंचर्स, आपने जितने भी डिबेंचर्स इशू करे आप उसको क्या मानेंगे? अपनी लायबिलिटी, इनर कॉलम में। फिर क्या करेंगे? लेस डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि इस केस में जितने भी डिबेंचर्स थे वो हमने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करे, तो बाहर हो जाएगा डिबेंचर्स के लिए 0, आपकी लायबिलिटी उतनी ही रहेगी जितना आपने लोन बोरो करा है। फिर क्या फायदा हुआ सर? डिस्क्लोजर आ गया, बैलेंस शीट में क्लियरली दिख रहा है कि डिबेंचर्स, पर वो तो वहां पे भी दिख रहा था बेटा, वो ब्रैकेट्स हैं, वो ब्रैकेट्स हैं, वो कोई अकाउंट नहीं है। तो जिसने मिस अप्रोप्रिएट करनी है, मैनिपुलेट करने हैं अकाउंट्स, वो बैंक लोन पे एक स्टार लगा सकता है और 500 पेज के बाद स्टार की रेफरेंस दे सकता है।
नोट्स टू अकाउंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं ना, तो जिसने छुपाना है वो स्टार लेवल ने तो इन्फॉर्मेशन दी थी, आपने ध्यान नहीं दिया, वो थी उसके 500 पेज के बाद कि वो स्टार क्या है। तो ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं वो, लेकिन जब उसी के नीचे लॉन्ग टर्म बोनस के आप नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ेंगे वो तो बैलेंस शीट का पार्ट ही होता है, तो फिर दिख जाएगा कितने डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी दे रखे हैं, बट नलिफाई भी कर दिया हमने उसी टाइम कि एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो हमारी कोई एसच लायबिलिटी अभी अराइज नहीं हुई। ऐसा भी तो हो सकता ना कि टोटल डिबेंचर्स मार्केट में 10,000 इशूड हैं, जिसमें से 4,000 कोलैटरल है, तो सिर्फ 4,000 यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस में आ जाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज अ बेटर प्रेजेंटेशन, दिस इज अ बेटर प्रेजेंटेशन। तो ये है, ठीक है ना, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी नॉन करंट, तो ये है टर्म लोन तो आ गया। मेन जो है आपका कि डिबेंचर्स, जितने भी डिबेंचर्स हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, फिर यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस माइनस, तो डिबेंचर्स की लायबिलिटी तो निल हो गई, क्योंकि जितने भी डिबेंचर्स इशू करे थे एज कोलैटरल सिक्योरिटी करे थे। इसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इट, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो जो आपको पूरी कहानियां कि मीनिंग क्या है, बैंक का राइट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो तो सारी मैंने आपको बता दी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि अ कंपनी टुक अ बैंक लोन ऑफ 4 लाख एंड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन हाउ इट विल बी डेल्ट। कुछ बताया नहीं सर उन्होंने, तो प्लीज यार वो मेथड यूज करना when debentures are being shown as when we are showing debentures as collateral, debentures issued as collateral security are being shown separately। बेवकूफी करोगे मतलब फर्स्ट मेथड अगर कर दोगे तो थ्योरेटिकली दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकली व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी 3 मार्क्स, तो मीनिंग भी एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट मेथड भी और सेकंड मेथड भी एग्जांपल के साथ। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भैया लोन बोरो किया है, डिबेंचर दिए हैं, आप एंट्रीज पास करो और बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो मेथड 2 के हिसाब से करना। कुछ अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो मेथड 2 ही फॉलो करना। स्पेसिफिकली मेंशनड है कि कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है मेथड 1 फॉलो करो, तो उस केस में सिर्फ बैंक टू बैंक लोन एंट्री पास होगी और बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिर्फ बैंक लोन दिखाया जाएगा और ब्रैकेट्स में रेफरेंस दे दी जाएगी कि द डिबेंचर्स, द लोन हैज बीन सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कॉन्सेप्ट ओवर। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी 29 और 30 हो, हमारे कोर्स में डिफॉल्ट कोर्स में नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है कि डिफॉल्ट कर दिया कि सर ये तो ठीक है लोन बोरो किया, कल को अगर लोन रीपे नहीं कर पाए तो डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट होगा तो अब बैंक एक्सरसाइज कर सकता है अपना राइट डिबेंचर्स पे। उस केस में क्या होगा, हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इशू जब करे थे ना उतने स्टेज की बात बताओ, उसके आगे हमारे कोर्स में नहीं है। किसी स्कूल में कराया होगा तो प्लीज बता देंगे, फिर मैं भी करा दूंगा कि फिर उस केस में कैलकुलेट किया जाता है कि कितने का लोन था, क्या उस पर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अभी अक्रू कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितनी आपके पास प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, एडजस्ट करके कितना बचा, मतलब अलग चीज है वो, थोड़ी सी वो अलग चीज है। तो हमने सिर्फ क्या करा है, लोन बोरो करने के टाइम जो डिबेंचर्स इशू करे हैं तब क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, ओके, क्लियर। डी के को दे दिया हो तो पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर करते करते कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाए तो छोड़ देना। कैसा क्वेश्चन, हमें कि लोन बोरो किया था, 2 साल तक इंटरेस्ट भरा, फिर नहीं भर पाए, फिर नहीं भैया नहीं, फिर जब लोन बोरो किया था ना तब तक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स। बैलेंस शीट छोटी सी है, बैलेंस शीट करनी है इसकी, साथ के साथ ही खत्म करेंगे ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये बैलेंस शीट का फेस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या क्या है, बैंक लोन है, डिबेंचर शो कर रहे कि नहीं कर रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसकी बैलेंस शीट अभी क्यों छोड़नी, साथ साथ क्लोज करेंगे। ओके, खत्म। डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज साथ साथ क्लियर करेंगे।